अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। तो कैसे हैं आप? शुक्र, आप लोग सुनाएं। मेरी कैसी तैयारी है? सर क्या कहा आपने? उनका मिड की कैसी तैयारी है आप लोगों की? सर मिड की तैयारी अच्छी है। कल की थी थोड़ी सी। अब बाकी एक दिन पहले करेंगे क्योंकि हमारे साथ में दूसरे पेपर्स भी हैं। चलिए इंशाल्लाह बेहतर होगा, अच्छा हो जाएगा अगर सर आप भी तैयारी है हमारी तो। दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह गफरा। जब भी आप लोगों ने आंसर देना है पहले, यानी कि जिस तरह कहते हैं ना, सोचना है कि वाकई आंसर इसका यही ठीक है या गलत है, क्योंकि आप लोगों ने बात इस तरह करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन सुनते हैं और फौरन से आंसर देना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसमें गलती के इम्कान ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जो भी आप लोगों ने बोलना है वो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, और वो ही आप लोगों का, यानी कि उसके लिहाज से ही आप लोगों का मार्क्स होंगे लगने हैं। इसलिए आप लोगों ने सोच समझ कर आंसर देना। ठीक है सर। क्योंकि बाज़ दफ़ा स्टूडेंट जल्दी जल्दी करते हैं तो उस कंडीशन में मिस्टेक भी हो जाती है। वो स्टूडेंट के माइंड में नहीं होता कि ये हमने मिस्टेक की है, लेकिन हो जाती है। अफाक अहमद, अफाक अहमद, अफाक कैसर, अफाक कैसर, अयमन जलाल, प्रेजेंट सर। अलीशा नाज, अलीशा नाज, आमना नज़ीर, आमना नज़ीर, अक्सा, अक्सा, अज़का, अज़का, मान नईम, प्रेजेंट। फिजा नईम, प्रेजेंट सर। रोफरा बतूल, प्रेजेंट सर। हसनैन सईद, हसनैन सईद, ईशा शाहिद, प्रेजेंट सर। फिजा फातिमा, यस सर। काशिफ खान, यस सर। खदीजा परवीन, ओके खदीजा, लाइफा हफीज, यस सर। मलाइका खान, मलाइका खान,
मरियम लियाकत, Yes, sir. मरियम अहमद, Present, sir. मोहम्मद औरंगजेब, जी सर प्रेजेंट। निमरा कजाफी, Present, sir. नौमान मुनव्वर, नौमान मुनव्वर, नूर सरोश, Present, sir. राबिहा बख्तियार, Present, sir. राबिया महम, राबिया महम, सिदरातुल मुंतहा, एक्सक्यूज मी सर। सर सिदरतुल मुंतहा की ना मुझे मैसेज आया था कि उसकी नानों की तबीयत खराब नहीं है, वो अपनी नानों के साथ हॉस्पिटल भी जा रही है, एम्बुलेंस में है। और नानों ना की आप तबीयत खराब नहीं है। नहीं, नानों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आपने कहा है कि नानों की तबीयत खराब नहीं है, सॉरी सर, मेरे मुंह से निकल गया होगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोगों ने जो आंसर देना है वो भी सोच समझ कर देना है, इस तरह गलती हो जाती है। ठीक है सर। सर उसकी ना नानों की तबीयत बहुत सीरियस है और वो उनके साथ गई है हॉस्पिटल, तो वो कह रही थी कि आप उसकी अटेंडेंस लगा दें। सुभान बाबर, वक्रा इस तरह करते हैं अभी, यानी कि एब्सेंट लगा देते हैं। अगर शॉर्ट अटेंडेंस में इशू होगा एक दो उसका अटेंडेंस का, तो उसमें फिर देख लेंगे। ओके सर। ठीक है वक्रा। ठीक है सर। सुभान बाबर, सुभान बाबर, सैयदा फातिमा, Present, sir. यूसुफ अली, यूसुफ अली, जी वो स्टूडेंट हैंड रेज कर दें जिनकी एब्सेंट काउंट हुई है, मैं उनकी अटेंडेंस लगा देता हूँ। नौमान मुनव्वर की अटेंडेंस हो गई है, इसके अलावा कोई स्टूडेंट तो नहीं है जिसकी एब्सेंट काउंट हुई हो। आज ही क्लास में कम स्टूडेंट है। लास्ट टाइम हमने कहाँ तक डिस्कस किया था? सर लास्ट टाइम हमने स्लाइड नंबर 15 से स्टार्ट किया था और थिंक सो 29 तक पढ़ा था। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो गई थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक शुरू करना। जी सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बिल्कुल उस जैसी है जिस तरह डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, लेकिन डिफरेंस क्या है? वहां पर आप लोगों के पास किसी भी दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 0.4 से लेकर 1.7 तक होना चाहिए, और उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन भी हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम के अलावा कोई और एटम मौजूद होगा, या हाइड्रोजन के साथ कोई और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो अटैच हो सकता है।
लेकिन जिस वक्त हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं तो उस कंडीशन में स्पेसिफिकली हाइड्रोजन एटम जो है वो डायरेक्टली या तो ऑक्सीजन एटम के साथ या नाइट्रोजन एटम के साथ या फ्लोरीन एटम के साथ अटैच होता है। इसके अलावा अगर हाइड्रोजन किसी और एटम के साथ डायरेक्टली अटैच है तो उस वजह से जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होते हैं और उस पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरेक्शन होगी उसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहेंगे। और अगर हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ या फ्लोरीन एटम के साथ अटैच है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन या नाइट्रोजन एटम या फ्लोरीन एटम जिसके साथ भी हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव पार्ट दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव पार्ट यानी कि हाइड्रोजन एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस अट्रैक्शन को जिसकी वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं एक दूसरे के करीब रहते हैं उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। जिस तरह हम वाटर मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ दो हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं एक मॉलिक्यूल के साथ जिसकी वजह से जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से जो इनके दरमियान बॉन्ड बना हुआ है दो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग के जरिए वो बॉन्ड वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगा यानी कि ऑक्सीजन की तरफ होगा। और हमें पता है कि जिस साइड पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं इसका मतलब है कि उस साइड पर नेगेटिव चार्ज है और जिस एटम से इलेक्ट्रॉन अवे होते हैं उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। अब इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एटम अब ये दोनों मॉलिक्यूल दो हैं सेम नहीं है डिफरेंट है तो इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग किस्म की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। इसके साथ जिस वक्त हम अमोनिया की एग्जांपल लेते हैं तो एक नाइट्रोजन एटम जो है वो तीन हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच होता है और इस केस में भी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है जिसकी वजह से तीनों हाइड्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। अब एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव चार्ज स्पीशीज दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज को अपनी तरफ इंट्रैक्ट करता है क्योंकि आपको ये पता है कि अपोजिट चार्ज जो हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और इसी अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अगर यहाँ पर नाइट्रोजन या फ्लोरीन या ऑक्सीजन के अलावा कोई और एटम इस हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है तो उस कंडीशन में ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन कहलाती हैं। और अगर यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली ऑक्सीजन एटम नाइट्रोजन एटम या फ्लोरीन एटम अटैच होगा तो उस कंडीशन में हम इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं।
और आप लोगों ने पढ़ा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ही मॉलिक्यूल यानी कि लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट करना आसान या मुश्किल होता है, जिसकी बेस पर हम आसानी से बता सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल को हम आसानी से वेपर फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और किस मॉलिक्यूल को हम आसानी से वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो मॉलिक्यूल जिनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उनको हम आसानी से वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान डिफरेंट टाइप की होती है। जिस तरह आप लोग वाटर की एग्जांपल लेते हो तो वाटर में मॉलिक्यूल हर ऑक्सीजन, जिस तरह आपके भी पास ये ऑक्सीजन है और इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है और एक ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर मौजूद है, क्योंकि और जब भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, एक वाटर मॉलिक्यूल जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा तो एक ऑक्सीजन जो है मजीद 2 मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। जिस तरह यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल मौजूद हो जिसका हाइड्रोजन इसके साथ दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर हो और उसका 2 हाइड्रोजन एटम, और हर हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हर ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये ऑक्सीजन अपने 2 लोन पेयर को यूज करके 2 हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। जिस तरह ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा एक लोन पेयर की मदद से, और दूसरे लोन पेयर को यूज करके यही ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। इसका मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल में एक वाटर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है और 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने या 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होता है एज कंपेयर टू सिंगल हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। अगर हम किसी जगह पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करते हैं और दूसरी जगह पर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करते हैं तो इसका मतलब है कि 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करना मुश्किल होगा और सिंगल हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करना आसान होगा। जी अलीशा। सर जैसे ऑक्सीजन ने 2 मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड किया है, इसी तरह जो पार्शियल हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो वो तो अगले 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ करेगा, तो फिर एक वाटर मॉलिक्यूल की 4 के साथ बॉन्डिंग नहीं हो गई? नहीं, एक हाइड्रोजन 2 के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि 2 के साथ करने के लिए उसके पास भी लोन पेयर या इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए ताकि उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो सके। ठीक है सर, उसका वो बैलेंस सेल कंप्लीट हो गया ना? हाँ, उसको ठीक है, वैसे यानी कंप्लीट हो गया तो वो कोशिश ही नहीं करेगा इंटरेक्ट करने की। ठीक है सर, समझ आ गई। और ये ऑक्सीजन इसलिए करेगा क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाते हैं, तो इसलिए वो आसानी से दूसरे के साथ शेयरिंग या इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है। इसी वजह से वाटर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल लाइक होती है जिस वक्त ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। 2 के साथ तो ये कम्प्लीटली हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाकर अटैच होता है। उसके बाद ऑक्सीजन जो है 2 हाइड्रोजन के साथ
इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिस तरह ये आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है और ये जो है इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन इस मॉलिक्यूल के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, और इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। इसी तरह ये ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन के साथ भी इसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, और ये एक मॉलिक्यूल जो है वो मजीद दो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से अटैच इंटरेक्ट कर रहा है। इसी तरह इस मॉलिक्यूल को जिस वक्त हम देखते हैं तो उस कंडीशन में ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, और इसी तरह ये ऑक्सीजन जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। और जब भी कंपटीशन होता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करते हैं, तो उस कंडीशन में कंपटीशन ही होता है कि एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर रहे हैं या दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करते हैं। तो जिसमें हम दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करेंगे उसमें हमें ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होता है, और जिस केस में हम सिंगल हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करेंगे उसमें हम कम टेम्परेचर को प्रोवाइड करेंगे। जिस तरह हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास जो है वो एथेनॉल मॉलिक्यूल है जिसकी स्ट्रक्चर जो है वो CH3 CH2 OH है, और दूसरा मॉलिक्यूल आप लोगों के पास वाटर है H2O। तो इस केस में वाटर मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू मेथनॉल। इसके रीजन यही है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, और मेथनॉल जो है वो सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है। इसके साथ अगर हम चेक करते हैं तो इस मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो गफरा इस मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है? गफरा, बतूल, सर कौन सा मॉलिक्यूल है? ये मॉलिक्यूल है, इसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं उनका नाम क्या है? जो इसके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं। हाइड्रोजन हमने डिफरेंट टाइप की इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ी है ना, तो आप इस मॉलिक्यूल में कौन कौन सी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस महसूस करते हैं कि इसके अंदर ये वाली इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं? जी हम मान नहीं। सर इसमें डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल फोर्सेस है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसके अलावा कोई और है? जी औरंगजेब। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैंने आप लोगों से कहा था कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हर मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होगी। इसका मतलब है कि इसमें सबसे पहली जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो लंदन डिस्पर्शन फोर्स है। इसके बाद हम देखते हैं इसके अलावा इसके अंदर कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं। जिस वक्त हम ये चेक करते हैं कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो लाई करता है 0.001
4 से लेकर 1.7 के दरमियान। इसका मतलब है कि इसके दरमियान पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद है, और जिस वक्त पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशी की जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। इसका मतलब है कि इस मॉलिक्यूल के दरमियान डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी मौजूद है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो भी मौजूद है। इसके साथ हमने ये देखा था कि हाइड्रोजन अगर डायरेक्टली ऑक्सीजन या फ्लोरीन या नाइट्रोजन के साथ अटैच है तो उस कंडीशन में उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होती हैं उनको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि इस मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। अब इस मॉलिक्यूल में कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो गई? 3। एक लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, एक डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और तीसरी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह जिस वक्त हम वाटर मॉलिक्यूल में चेक करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल में भी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी मौजूद है, इसके साथ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी मौजूद है, और इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मौजूद है। इसका मतलब है कि इसके बेस पर हम डायरेक्ट नहीं बता सकते किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है या किसका कम है। उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी में ज़्यादा तो नहीं है, किसी में कम हो और किसी में ज़्यादा हो, तो उस केस में इसके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो सिंगल है, और वाटर के केस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो डबल है। अब इसका मतलब है कि इसके दरमियान से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करना है, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ख़त्म करना है, और इसके केस में सिंगल हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ख़त्म करना है। इसका मतलब है कि डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट एथेनॉल की निस्बत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करते हैं, इसमें दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करते हैं। बाकी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस और डाइपोल फोर्सेस जो हैं वो दोनों में मौजूद हैं, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डबल होने की वजह से हम मेथनॉल और वाटर मॉलिक्यूल के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कर सकते हैं। इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वाटर मॉलिक्यूल में होता है, इसके साथ जो आप लोगों का डीएनए की स्ट्रक्चर होती है, जिसकी वजह से अलीशा नाज, जी सर। डीएनए क्या आप कहाँ पर मौजूद होता है? सर डीएनए हमारी सेल्स में, बॉडी में। ठीक, और इसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी क्या है? सर इसमें इंफॉर्मेशन होती है हमारी सारी चीजों की, जेनेटिक जो भी आप इंफॉर्मेशन कैरी लोगों ने, आउट। जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, और ये डीएनए जो है उनके दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, जी सर। और उसकी वजह से ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इसके साथ जिस वक्त हम पीरियोडिक टेबल में चेक करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेस पर, अब ये वाले जो एलिमेंट हैं एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, यानी फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट लिए हुए। अब सभी के साथ हम चेक करते हैं कि अगर सभी के साथ हाइड्रोजन अटैच करते हैं तो उस कंडीशन में उनका बॉइलिंग पॉइंट में बिहेवियर चेंज होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, या क्या रीजन? ठीक है, सबसे पहले कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 110 तक दिया हुआ है, 110 केल्विन तक। उसके बाद सेकंड एलिमेंट पर जाते हैं तो उस कंडीशन में सिलिकॉन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट जो दिया हुआ है वो 150 से स्लाइटली अबव है।
इसके साथ जर्मेनियम के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड है, उसके बाद टिन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड है। और जिस तरह हाइड्रोजन ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में उनका बॉइलिंग पॉइंट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ये केस 4 की बात है। लेकिन जिस वक्त हम ग्रुप 5, 6 और 7 को चेक करते हैं, तो उस कंडीशन में इनका बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट एलिमेंट का सबसे ज्यादा है, उसके बाद कम होता है और फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब इसमें जिस वक्त नाइट्रोजन का भी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, उसके बाद फिर डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज होने के बाद फिर कंटिन्यूसली इंक्रीज होना शुरू हुआ है। इसी तरह जिस वक्त हम ग्रुप 6A की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन के साथ जिस वक्त हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो उस कंडीशन में उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। उसके बाद सेकंड एलिमेंट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और उनमें कंटिन्यूसली बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। इसकी रीजन कोई बता सकता है? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की रीजन। जी औरंगजेब। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसकी रीजन। जी, इसमें जो फिफ्थ ग्रुप, सिक्स ग्रुप और सेवंथ ग्रुप जो है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है फर्स्ट एलिमेंट के साथ। इसके अलावा बाकी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, जस्ट डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। इसी वजह से ग्रुप फिफ्थ, सिक्स और सेवंथ ग्रुप के फर्स्ट जो एलिमेंट थे, उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फर्स्ट एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बना हुआ है वो हाईली पोलर है, यानी कि बहुत ज्यादा उस पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से फर्स्ट एलिमेंट जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट बाकी के निस्बत ज्यादा है। और जिस वक्त हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ग्रुप की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में ये बिहेवियर हमें देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद हम स्ट्रेंथ देखते हैं कि कितनी आप लोगों के इंटरमॉलिक्यूल के दरमियान स्ट्रेंथ कम है या ज्यादा है, कि उसको आप लोग आसानी से ब्रेक कर सकते हो या नहीं कर सकते। जिस वक्त हम आयन डाइपोल के दरमियान इंटरेक्शन को चेक करते हैं, तो ये इंटरेक्शन जो है वो मॉडरेट है, ना ही ज्यादा कम होती है ना ही ज्यादा, तो यानी ज्यादा वैल्यू है इसकी। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास जो आयन है उसका साइज ज्यादा है या कम है। उसकी वजह से आयन डाइपोल की वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है, और इसकी रेंज जो है वो 10 से लेकर 50 किलो जॉल पर मोल तक स्ट्रेंथ की वैल्यू है। अगर इनके दरमियान आयन का साइज, यानी कि नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशी जो है, जो आयन है उसका साइज लार्ज होगा, तो उस कंडीशन में इंट्रैक्शन कम होगी, क्योंकि न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा होगा। और इसी तरह जो डाइपोल मॉलिक्यूल है, जिस पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, उस पर अगर चार्ज डिफरेंस कम है, तो उस कंडीशन में भी आयन के दरमियान और डाइपोल मॉलिक्यूल के दरमियान इंट्रैक्शन वीक होगी। और अगर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के वैल्यू ज्यादा है, तो उस कंडीशन में इंट्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी। और इसी वजह से हम रेंज देते हैं, स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि इसको ब्रेक करने के लिए इतनी ही एनर्जी चाहिए होती है। अब ये रेंज का मतलब है ये वैल्यू कम या ज्यादा, यानी कि इस रेंज के दरमियान लाई करती है। अब ज्यादा उस वक्त होगी जिस वक्त आयन डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अगर आयन डाइपोल इंटरेक्शन वीक है, तो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू कम होगी। और आयन डाइपोल फोर्सेस उस मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद होगी जिसमें आप लोगों के पास एक आयन हो और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो पोलर फॉर्म में हो, यानी कि उसका पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो। और अगर आप लोगों के पास ऐसा केस नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसके दरमियान, मॉलिक्यूल के दरमियान
आयन डाइपोल फोर्सेस मौजूद नहीं होंगी। इसके बाद दूसरी है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को हम वीक फोर्स कहते हैं एज कंपेयर टू आयन डाइपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डाइपोल डाइपोल के लिए कंपलसरी है कि आप लोगों के पास मॉलिक्यूल जो है वो पोलर हों। मॉलिक्यूल पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और इस इंट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो 3 से लेकर 4 किलो जाउल पर मोल तक होती है। अगर आपके पास मॉलिक्यूल पोलर हैं यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस एटम्स के दरमियान 0.4 से लेकर 1.7 तक है तो उस कंडीशन में उनका दरमियान इंट्रैक्शन जो है वो डाइपोल डाइपोल होगी। अदरवाइज उनके दरमियान डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन नहीं होगी अगर उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेस देन 0.4 होगा तो। इसके बाद नेक्स्ट है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो बहुत ही वीक फोर्स होती हैं और ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 10 किलो जाउल पर मोल तक होती है और ये डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल जो है उसकी लेंथ कम है या ज़्यादा है। अगर मॉलिक्यूल की लेंथ ज़्यादा होती जाती है तो उस कंडीशन में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं और अगर उसकी चैन लेंथ कम है तो उस कंडीशन में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की वैल्यू कम होगी। इसके बाद लास्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन एटम जो है वो डायरेक्टली फ्लोरीन के साथ या नाइट्रोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा और ये जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं इसको ब्रेक करने के लिए हमें 10 से लेकर 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करना पड़ती है ताकि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो ख़त्म हो सके, मिनिमाइज हो सके। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आता है सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। पिछले टॉपिक में से अगर आप लोगों ने कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। जी औरंगजेब सर वो जो आपने एथेनॉल में बताया फोर्सेस जो 3 टाइप्स की एग्जिस्ट करती हैं वो एक दफ़ा दोबारा बता दें किस तरह करती हैं। एक मैंने बताया कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस तो हर मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर हो, ठीक है, चाहे वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो चाहे वो डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, सभी मॉलिक्यूल के दरमियान जो है वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस मौजूद होंगे। इसके बाद दूसरा आप लोगों ने ये चेक करना है कि मॉलिक्यूल जो गिवन है, सपोज जिस तरह आप लोगों को, क्योंकि मैंने जो आप लोगों से इसमें क्वेश्चन करने हैं वो इस तरह के करना है कि आप लोगों को डिफरेंट मॉलिक्यूल दे दूं, जिस तरह मैं दे दूं कि ये HCl का मॉलिक्यूल है, इसका साथ सेकंड जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल है, इसके साथ जो है आपके पास इथेन का मॉलिक्यूल है, इसके साथ कोई और मॉलिक्यूल मैं दे देता हूँ सपोज एन पेंटेन का। और आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों ने इसको बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना और आप लोगों ने रीजन बतानी है कि क्यों इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है।
तो आप लोगों ने सबसे पहले ये काम करना है, चेक करना है कि किस मालिक्यूल के दरमियान कौन कौन सी इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस मौजूद। अब सबसे पहला काम आप लोगों ने ये चेक करना है कि कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेस देन 0.4 हो, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस की वैल्यू जो है वो 0.4 से लेस हो। अब जिस वक्त हम कार्बन और हाइड्रोजन की बात करते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जिस वक्त हम देखते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास 0.2 हासिल होती है। इसका मतलब है कि ये बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब है कि इस मॉलिक्यूल में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद नहीं होगा, और जिस वक्त पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं होगा इसका मतलब है कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेज नहीं होंगी। इसके साथ यहाँ पर ये केस भी नहीं है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन अटैच हो या फ्लोरीन के साथ अटैच हो या नाइट्रोजन के साथ अटैच हो, क्योंकि वो एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, इसके साथ इस मॉलिक्यूल में हमने कोई आयन भी ऐड नहीं किया हुआ है। इसका मतलब है कि इसमें आयन डाइपोल इंटरेक्शन भी नहीं है। बाकी आपके पास जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बचती है वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज है। इसका मतलब है इथेन मॉलिक्यूल में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है वो सिर्फ लंदन डिस्पर्शन फोर्स है। ठीक है, लंदन डिस्पर्शन फोर्स। इसके बाद इस वक्त हम एन प्रोपेन की बात करते हैं तो उस कंडीशन में भी इसके दरमियान जिस वक्त कंपेयर करते हैं तो उसमें भी सेम रीजन आते हैं कि वो इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन के ही एटम है, इसके अलावा कोई और एटम नहीं है। इसका मतलब है कि इसके दरमियान भी जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है मॉलिक्यूल के दरमियान वो भी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज हैं, सिर्फ इसके अलावा कोई और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मौजूद नहीं है। अब जिस वक्त हम वाटर की बात करते हैं, अब वाटर में भी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज तो मैंने कहा था कि सभी के अंदर होंगी। इसका मतलब है कि इसके अंदर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज मौजूद हैं। इसके बाद हम चेक करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस जो है 0.4 से लेकर 1.7 के दरमियान आता है या नहीं आता है। तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है और हाइड्रोजन की 2.1, तो वो वैल्यू 0.4 और 1.7 के दरमियान लाई करते हैं। इसका मतलब है कि इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी है। अब तीसरी जो है इसमें हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच है। इसका मतलब है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मौजूद है। अब हमारे पास लास्ट एलिमेंट मॉलिक्यूल बचा है HCl। अब इसमें चेक करते हैं कि इसमें कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन जो मौजूद है। अब डाइपोल लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज जो हैं वो इसमें भी मौजूद है। इसके बाद हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखते हैं तो उसकी वैल्यू 0.4 से लेकर 1.7 के दरमियान लाई करती हैं। इसका मतलब है कि इस मॉलिक्यूल में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी मौजूद है। अब इसमें क्योंकि हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन या फ्लोरीन या नाइट्रोजन के साथ अटैच नहीं है इसलिए इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद नहीं। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या आयन डाइपोल फोर्स है। इसका मतलब है कि इन चारों में से हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ इसमें है, इसके अलावा किसी में नहीं है। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वाटर मॉलिक्यूल का है। ठीक है, इसके बाद जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आती हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में से, तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं एज कम्पेयर टू लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वाटर मॉलिक्यूल का है, उसके बाद HCl का। अब हमारे पास दो बच गए और दोनों में ही लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं।
अब इन दोनों में हम ये कंपेयर करते हैं कि सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, क्योंकि हमने ये देखा था जिस मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जिसकी चेन लेंथ ज्यादा होगी, उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी ज्यादा होंगी, और जिनका सरफेस एरिया कम होगा उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी। तो इस केस में इस मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया इसकी निस्बत ज्यादा है। जिस मॉलिक्यूल की चेन लेंथ ज्यादा होगी इसका मतलब है कि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, और जिस मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज्यादा होगा उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो भी ज्यादा होंगे। इसका मतलब है कि एथानॉल की निस्बत एन प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ईथेन का होगा। तो फिर आप लोगों ने इसको ऑर्डर में लिखना है कि सबसे कम इसका है, उसके बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट है, उसके बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट है, और उसके बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट। और रीजन में आप लोगों ने इसी तरह बताना है जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है? जी सर। ठीक है सर सर। आपने वो पीछे एक एग्जांपल दी है एथेनॉल की, उसमें जी आपने बताया कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ एक बनाता है, लेकिन सर उसके अंदर भी तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और उसके पास दो लोन पेयर है, तो वो डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा? असल में रीजन ये आता है कि उसके साथ जो मॉलिक्यूल अटैच हैं, नहीं स्ट्रक्चर नहीं थी, उसमें ये केस आता है कि जिस एटम के साथ अगर लार्ज साइज का ग्रुप अटैच है तो वो रेजिस्ट करता है कि वो एटम किसी और के साथ मजीद अटैच ना हो। अगर वो अटैच होता है तो उस कंडीशन में स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, यानी कि सेकंड मॉलिक्यूल जिसमें एथेनॉल की हम बात करते हैं, तो एथेनॉल का मॉलिक्यूल के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है दूसरी साइड पर जो है वो इथाइल ग्रुप अटैच होता है, यानी कि CH2CH3। अब ये वाला मॉलिक्यूल जो है, क्योंकि इसमें इस तरह यानी कि बॉन्ड होता है कि इधर हाइड्रोजन होगा फिर इधर भी हाइड्रोजन होगा, और इस तरह यानी कि इसने इसकी जो कैपेसिटी है, इसके सराउंडिंग का जो इन्वायरमेंट है उसको ऑक्यूपाई किया होता है, और जिस वक्त इसने सराउंडिंग के इन्वायरमेंट को ऑक्यूपाई किया होता है तो ये मजीद किसी एटम को इसके करीब आने नहीं देता। तो ये मैक्सिमम जो है सिर्फ एक एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। अदरवाइज अगर कोई और एटम आता है तो ये वाले जो एटम अटैच हैं ये उनको रिपेल करते हैं, ये कहते हैं कि ये हमारी जगह है और हमने किसी और एटम को यहाँ आने नहीं देना। उसी वजह से एथेनॉल मॉलिक्यूल जो है वो सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही बना सकता है, एक से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। अगर इसका साइज यहाँ पर जो दूसरा एटम है वो कम साइज का होता तो उसने कम जो जगह है वो घेरनी थी, और उस कंडीशन में मॉलिक्यूल जो है सेकंड एटम जो है वो ऑक्सीजन के करीब आ सकता है, क्योंकि जिस वक्त हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर ने सिर्फ इतनी ही एरिया ऑक्यूपाई करना है जितना उसका साइज है, इससे ज्यादा उसने एरिया ऑक्यूपाई नहीं करना। लेकिन जिस वक्त इसकी बात करते हैं तो इसमें तीन एटम आते हैं, कार्बन एटम आता है फिर दो हाइड्रोजन एटम आते हैं। अब तीन एटम ने जो एरिया कवर किया हुआ है वो हाइड्रोजन की निस्बत ज्यादा है, और इस रीजन की वजह से, इन एटम की वजह से ये एटम जो है मजीद किसी और एटम को इस ऑक्सीजन के करीब आने नहीं देते, जिसकी वजह से ये मेथनॉल जो है वो मैक्सिमम सिर्फ एक एटम के साथ ही इंटरेक्शन कर सकता है, इससे ज्यादा के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाता। ठीक है जी अमान? सर ये जो आपने अभी एग्जांपल्स दी मतलब बॉन्ड्स वगैरह के बारे में, मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये तो आपकी समझ आ गई, मतलब लेकिन अदर देन दीज एग्जांपल्स अगर आता है तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। क्या आप हमें एक लिस्ट दे सकते हैं कंपाउंड्स की जिसमें से आप पूछें, ताकि हम उसी के रिलेटेड सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह देख लें?
इसमें तो प्रैक्टिस है, क्योंकि अब लिस्ट तो मॉलिक्यूल के बेतहाशा मॉलिक्यूल है। आप लोग ये कर सकते हो कि कोई मॉलिक्यूल की प्रैक्टिस करो और उसके कंफर्मेशन मुझसे कर लो कि ये ठीक है या नहीं है। तो सर अगर या आप एक फिर आप रेंज लोगों को जी उन्हीं को प्रैक्टिस कर लें, मतलब अगर आप एक कोई रेंज बता दें वही हम उनको प्रैक्टिस कर लें। नहीं, रेंज में तो मॉलिक्यूल ही बहुत ज़्यादा होते हैं। या ये मैं कर सकता हूँ कि आप लोगों को असाइनमेंट दे दूँ जिसमें आप लोगों ने मॉलिक्यूल, डिफरेंट मॉलिक्यूल कलेक्ट करने हैं और उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है उनका नाम लिखना है। तो वो असाइनमेंट चेक भी हो जाएगी और आप लोगों को गलतियों का भी पता चल जाएगा, ठीक है सर, और ऐसा आप कर लोगों की लेंगे। प्रैक्टिस भी उसमें हो जाएगी। ठीक बट है सर मैं सर। सर अभी नहीं देनी फिर? नहीं, जी हम वो सर, नेक्स्ट उसके वीक में बाद। देंगे, नेक्स्ट वीक में देंगे। ठीक है सर, क्योंकि जी सर इस सर। वीक में हमारे 3-4 सब्जेक्ट के मिड है। ठीक है, नेक्स्ट वीक में देंगे। जी औरंगजेब। सर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, इन तीनों में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो सर जी, इनमें ऑर्डर क्या होगा कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किस में होगी? वो वाटर जिसकी मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है। सर फ्लोरीन में फिर होगी। हाँ, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज सबसे कम है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल और फिर नाइट्रोजन वाले। जी, ठीक है सर। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का है विस्कोसिटी। सर आज के लिए इतना ही काफी है। चलें, ठीक है, आज के लिए इतनी काफ़ी करते हैं। जी सर, टाइम भी जी खत्म हो गया, औरंगजेब। बस 1 मिनट रह गया है। सर वैसे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो उसके अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी? हाइड्रोजन में इंटर हाइड जो सॉरी है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का अमोनिया की निस्बत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। लेकिन अगर सिंगल की बात करते हैं कि सिंगल सिंगल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है, तो उस कंडीशन में वैसे भी वाटर मॉलिक्यूल का ही होता है अगर सिंगल सिंगल का भी कंपेयर करते हैं तो। सर अगर हम फ्लोरीन के साथ उसका कंपैरिजन करें, HF मॉलिक्यूल। ठीक। तो उस कंडीशन में वाटर की होनी चाहिए। ठीक है सर, फिर वो वाटर की वो जो सबसे ऊपर फिर वाटर आएगा। ये चेक कर लेना डेटा में, क्योंकि जो रिजल्ट आता है जिस वक्त रिजल्ट में या परफॉर्मेंस करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो उस कंडीशन में बॉयल करके चेक करते हैं कि इनका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, और उसको फिर उसके मुताबिक जो है जस्टिफाई करते हैं। ये कंफर्म नहीं होता कि वाकई ही इतना ही रिजल्ट आता है, उससे थोड़ा बहुत चेंज भी आ सकता है। अब मुझे एग्जैक्ट ये तो याद नहीं है, क्योंकि ये तो रट्टा सिस्टम होता है कि भाई इसको ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए और इसके दरमियान से ब्रेक करने के लिए इतनी ही एनर्जी चाहिए। तो ये आपने देख लेना है कि किसके ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर है, और एच एफ के दरमियान से बॉन्ड को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। जी अफाक अहमद। अफाक अहमद। अफाक कैसर। आमना नजीर। यस सर। सर अलीशा नाज प्रेजेंट। ओके, अलीशा नाज। आमना नजीर की भी हो गई है। अक्सा। सर प्रेजेंट। ओके अक्सा। अजका। अजका जी क्लास में एबसेंट है। हसनैन सईद। हसनैन सईद भी आज की क्लास में एबसेंट है। मलाइका खान। मलाइका खान भी आज की क्लास में एबसेंट है। राबिया महम। यस सर, प्रेजेंट। इसके बाद सिदरातुल मुंतहा। सुभान बाबर। यूसुफ अली।
ये अब आप लोग लीव कर सकते हो। अल्लाह हाफिज सर। सर सर एक मिनट, आपसे एक बात पूछनी है। जी 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 पूछें। सर अब याद आया सर, वाइवा में कैमरा ऑन होगा? जी कैमरा ऑन होगा। सर अलग-अलग बच्चों को होगा या पूरी क्लास का एक साथ? नहीं मतलब नहीं अलग अलग होगा, और मैं लिस्ट आप लोगों से पहले शेयर कर दूंगा कि किस टाइम ठीक पर है, किसका वाइवा। ठीक, थैंक यू। ठीक है, अल्लाह ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर नंबर वाइज रखिएगा वाइवा, अल्फाबेटिकली नहीं। नहीं, जो भी लिस्ट आप लोगों की बनी हुई है, जिस तरह अटेंडेंस है उसके मुताबिक ही होगा। सर ठीक है अटेंडेंस में सर, तो अल्फाबेटिकली आते हैं ना? बस फिर अल्फाबेटिकल ही होगा। ठीक है ठीक है सर। सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज। सर हमारे लिए दुआ जरूर कीजिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज। बेहतर करेगा। गुड लक। थैंक यू सर। चलो सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।